Yes, it is the second part of lesson 11 essays living longer and healthier. We are discussing about the machines developed by the scientist. हम लोगों ने CT स्कैन तक पढ़ लिया है. नेक्स्ट है ECG machines are used to study the problems. ECG मशीन जो है वो दिल की समस्याओं को पढ़ने के लिए होता है. In ultrasound scanning, high frequency sounds waves are passed through the body. The body organs reflects the waves back and their images are displayed on the computer screen. दिस अलाउज द डॉक्टर्स टू डिटेक्ट एबनॉर्मलिटीज़. अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग जो मशीन्स होती हैं वो उनमें बहुत ध्वनि वेव्स जो हैं, ध्वनि की तरंगें निकलती हैं जो कि बॉडी में से क्रॉस होकर आती हैं और बॉडी ऑर्गन्स में जो हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं और वापस उनकी इमेजेस जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन पर बनती है. और इस तरह से दिस अलाउ द डॉक्टर टू डिटेक्ट एबनॉर्मलिटीज़. और इससे डॉक्टर जो हैं उन वेव्स से पता लगाते हैं कि बॉडी में किस प्रकार की एबनॉर्मलिटी है. ए डायलिसिस मशीन हैज़ बीन प्रूव्ड अ लाइफ सेविंग मशीन फॉर किडनी पेशेंट. एक डायलिसिस मशीन होती है जो कि किडनी के पेशेंट्स के लिए यानी गुर्दे की बीमारियों के जो मरीज़ हैं उनके लिए तो ये एक जीवन देने वाली होती है. द लेज़र इज़ ए नैरो बीम ऑफ लाइट दैट कैन ट्रेवल डिस्टेंस विदाउट गेटिंग डिस्पर्स्ड. डॉक्टर यूज लेज़र ट्रीटमेंट on affected body parts to avoid surgery. The diseased tissues is destroyed slowly in this process which helps the affected part to heal quickly. और लेज़र मशीन जो है वो एक बहुत तीव्र रोशनी की किरणों के नाम से हम उसे जान सकते हैं. ये बहुत दूर तक फैल जाती है और डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं हमारे शरीर में जिस पार्ट में हमारे शरीर के जिस अंग में कोई टिश्यूज़ जो हैं वो ख़राब टिश्यूज़ हो गए हैं जिसके कारण हमारा शरीर ख़राब हो रहा है, कोई हमारी बॉडी का पार्ट ख़राब हो रहा है, जैसे लंग्स में हो रहा है या स्टमक में हो रहा है, तो उसको ये लेज़र से उस पार्ट को धीरे धीरे उन टिश्यूज़ को ख़त्म कर देते हैं. इवन यहाँ तक कि कैंसर की बीमारी भी इससे ख़त्म की जाती है. और धीरे धीरे वो जो जहाँ से ये लेज़र मशीन अंदर डाली जाती है वहाँ पर धीरे धीरे वो पार्ट जो है भर जाता है, वो जख्म ख़त्म हो जाते हैं. न्यू मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट और बीमारियों के इलाज के नए नए जो तरीके, नई विधियाँ हैं. इन एनिशियंट टाइम्स ट्रीटमेंट वाज लार्जली बेस्ड ऑन रफ एस्टिमेशन. पुराने समय में इलाज करने का जो एक तरीका था वो रफ एस्टिमेट था. एक कोई साइंटिफिक एस्टिमेशन नहीं था, वैसे अंदाज़ा लगा लेते थे तुक्के से. मेथड्स ऑफ द ट्रीटमेंट्स वर नॉट डेवलप्ड. और तब इलाज की जो विधियां थी उनको का विकास नहीं हुआ था. ग्रेजुअली मेडिसिन्स वर डेवलप्ड टू क्योर सेवरल डिसीज़. धीरे धीरे दवाइयों का विकास हुआ और बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जाने लगा. नाउ मेडिसिन्स आर अवेलेबल टू फाइट वेरियस फाइटल डिसीज़. फॉर एग्जांपल्स, अब तो हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो हमारी ऐसी बीमारियां जो कभी असाध्य बीमारियों को भी समाप्त किया जा सकता है. उदाहरण के तौर पर ए वैरायटी ऑफ एंटीबायोटिक्स आर एम्पिसिलिन, क्लोरोमाइसिटिन, नियोमाइसिन एक्सेट्रा आर यूज टू कंट्रोल द किलर डिसीज लाइक प्लेग, स्मॉल पॉक्स, कोलरा एक्सेट्रा. बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जैसे कि एम्पिसिलिन है, क्लोरोमाइसिटिन है, नियोमाइसिटिन आदि हैं. और ये ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो बहुत सारी बीमारियों के रोगाणुओं को मारने के काम आती हैं. जैसे कि प्लेग है जो चूहे से फैलता है, स्मॉल पॉक्स और कोलरा यानी हैजा आदि को समाप्त करती हैं. द डिस्कवरी ऑफ कुनीन हेल्प द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया. ऐसे ही कुनीन की खोज हुई जिससे कि मलेरिया का इलाज होता है. Penicillin discovered by Alexander Fleming in 1928. It is used to prevent the growth of bacteria in the body. और पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी. पेंसिलिन जो है वो हमारे शरीर में बैक्टीरियाज की ग्रोथ को, या जब हमारी बॉडी में बैक्टीरियाज बढ़ने लगते हैं तो उनको रोकने में काम करती है और उसमें हमारी हेल्प करती है. नेक्स्ट है Eucalyptus was used to control death caused by influenza to great extent.
यूकालिप्टस भी एक प्रकार की दवाई है जो कि इन्फ्लुएंजा से के कारण जो मौतें होती थी उनको कंट्रोल करती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन एन एंटीबायोटिक इज़ यूज टू क्योर फाइटल डिसीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस टीबी। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो कि टीबी जो असाध्य रोग था जिसका इलाज नहीं किया जा सकता था, आजकल इसका अब इलाज संभव है और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो इसमें बहुत ही असरकारक है। नेक्स्ट है सर्जरी। सर्जरी क्या होती है? जब हमारी बॉडी का कोई पार्ट खराब हो जाता है तो हम उस पार्ट को वहाँ से निकाल देते हैं ताकि उसका जो टिश्यूज़ हैं वो जो हार्मफुल टिश्यूज़ हैं वो साथ निकल आए, उसे सर्जरी कहते हैं। दीज डेज अ ग्रेट प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड in the field of surgery with the discovery of anesthetic surgeons do painless operations to remove the damaged part of a body and even replace them by healthy parts। प्यारे बच्चों, पहले जब हम सर्जरी करते थे तो बहुत दर्द होता था शरीर में, अगर हमारे सुई भी चुभे तो बहुत पेन होता है, लेकिन जब डॉक्टर हमारे शरीर को काटते हैं तो सपोज करो कि कितना दर्द होता होगा। लेकिन आजकल जो सर्जरी होती है उसमें बहुत सारी प्रोग्रेस हो गई है और जब से हमें एनेस्थेटिक की डिस्कवरी हुई है, एनेस्थीसिया की खोज हुई है, यानी कि एक ऐसा इंजेक्शन है जिसे रीढ़ की हड्डी में लगा दिया जाता है और उसके बाद अगर डॉक्टर कहीं से भी चीर फाड़ करके हमारे ऑपरेशन करता है तो पेशेंट को कोई दर्द नहीं होता, बिना दर्द का ऑपरेशन हो जाता है और हमारा जो डैमेज पार्ट है डॉक्टर उसे बाहर निकाल देता है और कभी कभी तो उसकी जगह पे एक हेल्दी पार्ट फिट कर देता है। मेजर ऑपरेशंस ऑफ हार्ट, ब्रेन, किडनी, लंग्स एक्स्ट्रा आर कैरिड आउट और इसी कारण से आजकल दिल का, दिमाग का, गुर्दे का, फेफड़ों का, इन सभी का बड़े बड़े ऑपरेशंस भी संभव हो गए हैं। डैमेज्ड किडनीज और हार्ट कैन बी रिप्लेस्ड विद हेल्दी वंस थ्रू द मेथड ऑफ ट्रांसप्लांटेशन और इन्हीं पेनलेस के कारण ही दिल और हार्ट और किडनीज तो यहाँ तक कि दूसरे भी स्वस्थ दिल और स्वस्थ किडनी जो है बॉडी में लगा दिए जाते हैं जिसे ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। प्लीज़ टर्न ओवर द पेज। यस डियर स्टूडेंट्स, इन फैक्ट में हमें बताया क्लोरोफॉर्म इज एन एस्थेटिक डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर सिम्पसन इन 1847। क्लोरोफॉर्म भी एक टाइप का एनेस्थेटिक होता एनेस्थीसिया होता है जिसकी खोज डॉक्टर सिम्पसन ने 1847 में की थी। प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़, बीमारियों को से हम बचें कैसे, उनको हम रोकें कैसे अपने शरीर में आने से। वी ऑल नो दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम सब जानते हैं कि इलाज से बेहतर रोकथाम होती है। यदि हम पहले ही बीमारी को अपने शरीर में आने से रोकथाम कर लेंगे तो उससे हमारा शरीर ज़्यादा बेहतर रहता है। वी नीड टू मेक आवर सेल्स इम्यून और रेसिस्टेंस टू infectious diseases such as cholera, tuberculosis and smallpox. This is done by a method called vaccination. The first step towards this direction was taken by a doctor named Edward Jenner. प्यारे बच्चों, हमें अपनी बॉडी के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है जिसे हम इंग्लिश में इम्यून सिस्टम कहते हैं और रेसिस्टेंस भी कहते हैं, उसे बढ़ाना चाहिए। इसके बढ़ाने से हमारे शरीर में रोग लगेंगे ही नहीं और किसी तरह की कोई इन्फेक्शन नहीं होगी, कोलरा की भी नहीं होगी, टीबी और स्मॉल पॉक्स की भी नहीं होगी। और इन सब को इनकी इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें बचपन में ही वैक्सीनेशन दी जाती है इन बीमारियों की, तो हमें वो वैक्सीन करवानी चाहिए। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द डायरेक्शन वाज, सबसे पहले इस वैक्सीनेशन के फील्ड में एडवर्ड जेनर ने अपने खोज की। He developed a vaccine for smallpox. He noticed that milkmaid seldom caught smallpox. Cowpox, a mild disease caught from cattle, proved resistance to the far more serious smallpox. ये थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। प्यारे बच्चों, डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने क्या किया वैक्सीन बनाने के लिए? उसने देखा कि एक दूध बेचने वाला जो व्यक्ति था उनको अक्सर काओ पॉक्स हो जाती थी। गाय को से जो बीमारी लगती है उसे काओ पॉक्स कहते हैं, काओ पॉक्स हो जाती थी, लेकिन बाद में उनको कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं होती थी। स्मॉल पॉक्स चेचक होती है। तो जब उसने ये स्टडी की और ये नोटिस किया तो उसने क्या किया, इसको सिद्ध करने के लिए इन 1796 जेनर
inoculated an 8-year boy Phipps with cowpox from milkmaid. 1796 में जेनर ने एक 8 ईयर्स के 8 साल के एक बच्चे को जिसका नाम फिप्स था उसे काउपॉक्स दे दिया, यानी उसे काउपॉक्स की बीमारी इंजेक्ट कर दी। द बॉय सफर्ड फ्रॉम काउपॉक्स एंड सून रिकवर्ड। लड़का उससे काउपॉक्स से सफ़र हुआ और जल्दी ही ठीक भी हो गया। आफ्टर 15 days डॉक्टर जेनर इनोक्यूलेटेड फिप्स विद पस फ्रॉम द सॉर ऑफ ए स्मॉल पॉक्स पेशेंट। उसके बाद डॉक्टर जेनर ने एक ऐसे व्यक्ति से की बॉडी से पस ले लिया, यानी राध जिसे कहते हैं वो ले लिया, जो कि स्मॉल पॉक्स का मरीज था, और उसको लेकर उसने फिप्स की बॉडी में उसे डाल दिया। ही टुक द बॉय अंडर ऑब्जर्वेशन। उसने फिप को अपनी निगरानी में रखा। द बॉय डिड नॉट सफ़र फ्रॉम स्मॉल पॉक्स एंड सर्वाइव्ड। और उसने देखा कि वो पस देने के बावजूद भी फिप्स को स्मॉल पॉक्स की बीमारी नहीं हुई थी और वो जीवित बच गया। दिस लेड टू द प्रूवन डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की खोज कर ली। मैनी अदर वैक्सीन्स वर डेवलप्ड टू prevent persons from diseases like diphtheria, polio, measles, tetanus etc. और भी बहुत सारी ऐसी वैक्सीन्स का विकास किया गया जिनसे अनेकों बीमारियां जैसे डिप्थेरिया की बीमारी है, पोलियो की, मीसल्स की, टेटनस की, इन सभी बीमारियों की भी वैक्सीन बनी हुई है। और हम सभी बच्चों को ये, जब हम छोटे बच्चे होते हैं यानी कि 1.5 महीने से लेकर और 5 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को विभिन्न प्रकार की वैक्सीन्स जो हैं वो दी जाती हैं। पोलियो की वैक्सीन तो आप सबको मालूम ही है। डिप्थेरिया की भी, जो गले का रोग हो जाता था, मीजल्स यानी काली ये चेचक टाइप होता है मीजल्स भी, और टेटनस के भी दी जाती हैं। ए फ्रेंच केमिस्ट Louis Pasteur proves that germs carry diseases from one person to another. He observed that such germs are killed at high temperature. These germs enter our body through water, air, milk, etc. Germs can be killed by boiling water and milk. Technique of the killing germs by heating at high temperature is called pasteurization. फ्रांस का एक केमिस्ट था जो दवाइयाँ बेचता था, लुइस पास्चर। उसने सिद्ध किया कि जर्म्स जो हैं एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और इन जर्म्स को मारने के लिए यदि हम हाई टेम्परेचर पर इन्हें उबाल दिया जाए, किसी पेशेंट को नहीं, दूध, ये जो जर्म्स हैं वो दूध, हवा और पानी से हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, और यदि हम इन्हीं तीनों चीज़ों को हाई टेम्परेचर पर बॉयल कर दें तो इनके जर्म्स जो हैं मर जाते हैं। और इस टेक्निक को, जिससे कि हाई हीटिंग टेम्परेचर से जर्म्स को मारा जाता है, उसे पास्चुराइजेशन कहा जाता है। क्योंकि लुइस पास्चर ने इसकी खोज की थी, उसके नाम पर ही आप देख रहे होंगे ज़्यादातर वैज्ञानिक जो खोज करते हैं उन्हीं के नाम पर किसी इंस्ट्रूमेंट का नाम रखा जाता है, या दवाइयों का, या किसी टेक्निक का नाम भी रखा जाता है। इनफैक्ट में बताया है ऑन 27 मार्च 2014 हु डिक्लेयर्ड ऑल इंडिया पोलियो फ्री कंट्री। इट इज़ वेरी गुड न्यूज़ कि हमारा देश जो है अब पोलियो फ्री है। पोलियो होने से बच्चों के हाथ या पाँव डेड हो जाते थे, वो सारी जीवन जो है वो हैंडीकैप जैसा जीवन जीते थे। 27 मार्च 2014 को भारत को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पोलियो फ्री कंट्री डिक्लेयर किया है। बेसिक हेल्थ केयर हमें मुख्यतः मूल रूप से हमें हेल्थ की कैसे केयर करनी चाहिए। टू प्रिवेंट डिसीज वी शुड फॉलो सम बेसिक रूल्स। बीमारियों से बचने के लिए हमें कुछ मूल नियमों का पालन करना चाहिए। वी शुड के मेक यूज ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स वेयर वेन एवर वी नीड देम। जब भी हम बीमार हो या हमें छोटा सा भी कोई हमें तकलीफ महसूस हो तो हमें हेल्थ सेंटर या हॉस्पिटल्स में जाना चाहिए। वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। हमें अपने आसपास के वातावरण को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ड्रेनेज एंड गार्बेज डिस्पोजल करना चाहिए। गार्बेज का मतलब कूड़ा करकट वहाँ से हमें डिस्पोज कर देना चाहिए, यानी हटा देना चाहिए। वी शुड ईट ओनली फ्रेश एंड न्यूट्रिशियस फूड। हमें ताज़ा और पोषक भोजन ही खाना चाहिए। वी शुड डू रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। हमें प्रतिदिन शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। वी शुड ड्रिंक क्लीन एंड प्यूरिफाई वाटर। हमें साफ़ सुथरा और शुद्ध पानी पीना चाहिए।
प्लीज़ टर्न ओवर द पेज। ऑन द नेक्स्ट पेज एक नया टॉपिक है हमारे पास, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी कि जनसंख्या का विस्फोट। ड्यू टू डिक्रीज इन द डेथ रेट एंड एडवांसमेंट इन द मेडिकल साइंसेज द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इंक्रीज रैपिडली। दिस राइज इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। प्यारे बच्चों, जब इतनी सारी बीमारियों का इलाज आ गया है तो लोगों की जो मरने की जो संख्या थी वो कम होने लगी है, और इसी कारण से अब संसार में जो जनसंख्या की ग्रोथ है वो तेज़ गति से बढ़ रही है। और इसी को जब वर्ल्ड में ये पॉपुलेशन की संख्या बहुत बढ़ रही है तो इसे हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज़ ए वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम। ये पूरे संसार की ही प्रॉब्लम है, पूरे संसार में पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है। इट कॉज स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक शेल्टर, ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई एक्सेट्रा। और ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या इसलिए भी बन गई है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने के कारण हमारे पास रहने की जगह की, ट्रांसपोर्ट की और पानी की सप्लाई आदि की जो रिसोर्स हैं वो उनकी कमी पड़ गई है। इट गेव बर्थ टू येट अनदर बिग प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट। और इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण ही एक बहुत बड़ी समस्या अनएम्प्लॉयमेंट की भी आ गई है। लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है, पढ़े लिखे लोग भी घरों में बैठे रहते हैं, उनके पास कोई व्यवसाय नहीं है। सो इट बिकम्स नेसेसरी टू कंट्रोल द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि हम ये जनसंख्या को नियंत्रित करें और ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड शुड मेक सीरियस एफर्ट टू दिस एरिया। और संसार के सभी देशों को इस क्षेत्र में प्रयास करने की ज़रूरत है। पीपल शुड बी टॉट द एडवांटेजेस ऑफ ए स्मॉल फैमिली। और प्राय सभी लोगों को छोटे परिवारों के फ़ायदे बताने चाहिए जिससे कि वो लोग प्रेरित होकर अपने परिवार को छोटा रखें और देश में और पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की समस्या ख़त्म हो। ओके, हैव अ नाइस डे।